नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के आर्ट पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम लोग अभी तक सेल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और सेल चैप्टर से संबंधित मैंने 3 वीडियो अपने YouTube चैनल पर अभी तक अपलोड कर दिया है। मैं छात्रों से कहूँगा कि आप पूरे सेल चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। आज हम इसी सेल चैप्टर में तीसरे वीडियो से आगे बढ़ेंगे और सेल के बचे हुए कंपोनेंट को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सेल के अंदर और कौन कौन से कोशिकीय अंग होते हैं। पार्ट 3 से यानी तीसरे वीडियो से आज आगे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अभी तक मैंने 3 वीडियो सेल का डाल दिया है। तो आज आपके लिए सेल चैप्टर का चौथा वीडियो, और चौथे वीडियो की आइए हम स्टार्टिंग लेते हैं। सेल के कंपोनेंट, सेल के जिन कंपोनेंट की मैं चर्चा अभी तक कर चुका हूं, उसमें आप सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले डीएनए की चर्चा हो चुकी है, आरएनए की चर्चा हो चुकी है, क्रोमोसोम की चर्चा हो चुकी है और जीन की चर्चा हो चुकी है। इन सब बातों पर मैं एक एक करके विस्तार से वीडियो बना चुका हूं। तो आप प्रीवियस वीडियो को देखकर अपने इस सेल चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट करें। मैं चाहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें। आज ये आपके लिए चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में आज हम स्टार्टिंग आपको लेते हैं राइबोसोम से। सेल के अंदर एक और कंपोनेंट राइबोसोम। सबसे पहले आपको प्रश्न ये बनेगा कि राइबोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो राइबोसोम की जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उनका नाम है पैलेड। आप यहां पर देखिए, राइबोसोम का वर्क क्या है ये जानने का प्रयास करें। तो मैं आपको पहले इस बात को समझा चुका हूं कि बायोलॉजी में जहां भी राइबो टर्म मिले, राइबोसोम टर्म मिले या राइबोज टर्म मिले, इस तीनों का मतलब आप सीधे क्या निकालेंगे? प्रोटीन। इसका मतलब हमेशा होता है प्रोटीन से। इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम का संबंध भी प्रोटीन से है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये प्रोटीन का निर्माण करता होगा। और रियलिटी भी यही है कि राइबोसोम जो सेल के अंदर एक प्रकार का कंपोनेंट है, यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। और प्रोटीन सेल के अंदर जो भी बनता है वह इसी के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और प्रोटीन फैक्ट्री हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रोटीन मेकिंग का काम करता है। प्रोटीन बनाने के चलते ही इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राइबोसोम कितने टाइप का होता है। तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा जान लें कि सेल के अंदर जितने भी प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो भी कंपोनेंट हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, क्रोमोसोम हो, डीएनए हो, आरएनए हो, लाइसोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट में सबसे छोटा कंपोनेंट राइबोसोम ही होता है। तो इसको हम कहेंगे इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल। यह सेल का सबसे छोटा भाग है। इससे छोटा कोई भी भाग नहीं होता है। बिल्कुल दाने के आकार का होता है ये राइबोसोम, बहुत छोटा कण होता है। अब इस राइबोसोम को अगर बारे में कहा जाए तो राइबोसोम 2 टाइप का होता है। ये राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ये 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। एस को यहाँ पर हम डिनोट करेंगे सेडप्पी एस को कहेंगे। तो 70S और 80S में क्या डिफरेंस है देखिए। 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है वह होता है प्लांट सेल में, पौधों की सेल में, या होता है एनिमल सेल में।
एनिमल सेल का मतलब हो गया जानवरों की कोशिकाओं में, और यह ह्यूमन बॉडी यानी मानव के शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर भी किस टाइप का राइबोसोम होता है, 80S टाइप का राइबोसोम। लेकिन 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है यह राइबोसोम होता है बैक्टीरिया में। 70S टाइप का राइबोसोम बैक्टीरिया में होता है, 80S टाइप का राइबोसोम प्लांट सेल में, एनिमल सेल में और ह्यूमन बॉडी सेल में होता है। तो यही आपका राइबोसोम से संबंधित प्रश्न है। राइबो यहाँ पर टर्म पहले ही दिख रहा है तो इसलिए इस राइबो का अर्थ यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रोटीन से। और चूंकि यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, या प्रोटीन बनाने का काम करता है। और सेल का सबसे छोटा कंपोनेंट पूछा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा राइबोसोम। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल। यह सेल का कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है जो 2 टाइप का है, 70S टाइप का राइबोसोम और 80S टाइप का राइबोसोम। ये राइबोसोम के नाम है। अब 70S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और 80S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं वो प्लांट सेल, एनिमल सेल और ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अब आइए इससे हम आगे और बढ़ें। राइबोसोम के बाद अगला जो सेल का कंपोनेंट है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। अब इसके बारे में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है अल्टमैन। ये खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। अगर आपसे कहा जाए कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा था, तो नाम रखने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है बेंडा। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, प्रश्न में अंतर यहां पर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, बेंडा साहब ने किया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को सर्च किसने किया, खोज किसने किया, अल्टमैन साहब ने किया, जिन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को किस में देखा, तो सेल के अंदर देखा था। अब याद रखिएगा, इसके पहले मैंने एक आपको बात बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी पाए जाते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। और मैंने बताया था कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही है, न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावे किसी और पार्ट में होता है। तो न्यूक्लियस के अलावे एक और पार्ट मैंने कौन सा बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर पाया ही जाता है, न्यूक्लियस के अलावे और कहाँ पाया जाता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित देखिए एक और प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा। अभी मैंने बताया कि राइबोसोम सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। पूरे सेल में राइबोसोम से छोटा कोई कण नहीं है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, इट इज नॉन एज न्यूक्लियस। बट अगर कहा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल किसको कहेंगे, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल कौन कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर लिखेंगे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है। डबल मेम्ब्रेन, इसका अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को यदि आप देखेंगे सेल के अंदर तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी आवरण है और इस बाहरी आवरण के अंदर एक और आवरण होता है और फिर इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से।
इसी को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन मैंने क्यों कहा कि एक मेम्ब्रेन तो ये हो गया, एक बाहरी आवरण ये हो गया, और एक बाहरी आवरण के अलावा आप देखें एक अंदर का एक और आवरण बना हुआ है। तो जो बाहरी आवरण होता है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी, और जो अंदरूनी भाग होता है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। यानी क्रिस्टी का अर्थ हो गया हिंदी में वलकुट, और मैट्रिक्स का हो गया अंतस्थ, अंतस्थ। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का दो पार्ट हो गया, एक क्रिस्टी और एक मैट्रिक्स। यहां पर ध्यान देंगे अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो भी बातें हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारे सेल के अंदर रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, श्वसन का जो प्रोसेस होता है, वह श्वसन का प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा का उत्पादन होकर इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा स्टोर होता है, इसी में ऊर्जा स्टोर होता है। इसीलिए इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात इसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कैसे कहते हैं, आइए उसको यहाँ पर समझते हैं। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर प्रोटीन हो, या फिर लिपिड्स हो, ये डायरेक्ट पच नहीं पाता है, क्योंकि इतने बड़े पार्टिकल्स को हमारे सेल जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जब तक कि इसका स्मॉल पार्टिकल्स नहीं हो पाएगा, ये टूटेगा नहीं। और इसको तोड़ने के लिए, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम हैं, वह इस फूड पार्टिकल्स को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। इसको तोड़ मरोड़ कर किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको तोड़ करके ये ग्लूकोज में बदल देंगे, ग्लूकोज में बदल देंगे। अब ये ग्लूकोज सारे सेल के पास मौजूद है। जो भी भोजन हम लिए, उस भोजन के पार्टिकल्स को तोड़ने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज हमारे सारे सेल के पास मौजूद है। लेकिन इस ग्लूकोज से भी डायरेक्ट सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसको एनर्जी मिलने के लिए क्या चाहिए, तो जब तक इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन इसको कैसे मिलेगा, तो रेस्पायरेशन का जब प्रोसेस मेरे चैप्टर को आप पढ़े होंगे कभी, जो मैं अभी तक डाल चुका हूं इस वीडियो को, बायोलॉजी वाले चैप्टर में रेस्पायरेशन एक अलग चैप्टर मैंने बनाकर डाला हुआ था, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का विखंडन सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस कर सकता है, कौन, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, तो जो भी हम सांस लेते हैं उस सांस के माध्यम से बहुत सारी गैसें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, लेकिन फेफड़े में जो भी ब्लड होता है उस ब्लड में केवल ऑक्सीजन ही सोलेबल हो पाता है, बाकी सारी गैसें वहां से रिटर्न हो जाती हैं। तब ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से मिलेगा, और जैसे इस ग्लूकोज से मिलेगा, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन शुरू कर देगा, इसको तोड़ना शुरू करेगा, इसको जलाना शुरू करेगा, इसको बर्न करना शुरू करेगा। और जब ये बर्न करना शुरू करेगा तो इसके परिणाम स्वरूप देखिए क्या क्या बनेगा, इसके परिणाम स्वरूप बनेगा CO2 गैस। इस CO2 गैस का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, इसीलिए CO2 गैस हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद इस ग्लूकोज के तोड़ने से क्या बनेगा, H2O। और आपको तो पता है कि हमारे शरीर में जल की पर्याप्त आवश्यकता होती है, जल की पर्याप्त आवश्यकता है तो जल का यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, तो ATP के रूप में ऊर्जा स्टोर होता है। हमारे बॉडी में ATP के रूप में ऊर्जा स्टोर होता है, और ये ऊर्जा कहाँ स्टोर होता है, तो ये ऊर्जा स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा स्टोर होता है। हम आपको बता देते हैं कि दो प्रकार का रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, एक एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो बहुत ही मंद होता है, जिसको हम एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन है। और जब एरोबिक रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होगी तो इसमें जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेगा। और टोटल कितना एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा,
38 एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा, यानी 38 एटीपी ऊर्जा स्टोर होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 38 एटीपी ऊर्जा स्टोर होगी। और कैसे स्टोर हो पाती है? क्योंकि इसके फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर जो अंदर दिख रहा है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है बहुत सारा स्पेस होता है और इसी स्पेस के अंदर ये एटीपी के रूप में क्या होती है? ऊर्जा स्टोर हो जाती है। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिका अपने एनर्जी को प्राप्त करने करते हैं, अपने कार्यों को संचालित करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर हो गई। और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जब हुई यहाँ पर, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। एरोबिक रेस्पायरेशन है, 38 एटीपी बना। अगर एनारोबिक होगा तो उसमें मात्र 2 एटीपी एनर्जी का निर्माण हो पाएगा। तो 38 एटीपी जो बना, उसमें यह भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल से कुल कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 एटीपी से जो एनर्जी मिलता है वह 7.3 किलो कैलोरी। टोटल कितना? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के लिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब आइए हम सेल के अगले कंपोनेंट के बारे में पढ़ें। सेल का जो अगला कंपोनेंट है वह कंपोनेंट है लाइसोसोम। आइए हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। अब ये लाइसोसोम क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डी डुबे। वैज्ञानिक का नाम क्या है? डी डुबे। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल के अंदर लाइसोसोम की खोज की। अब ये लाइसोसोम को देखिए क्या कहते हैं। इस लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, सुसाइडल बैग इसको क्यों कहा जाता है? तो देखिए, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर एक बैग की तरह होता है और इस बैग के अंदर एक लिक्विड रहता है, बहुत सारा लिक्विड रहता है। आप जब सेल के अंदर के कंपोनेंट को देखेंगे तो उस सेल के अंदर के कंपोनेंट में एक इस टाइप का बैग जैसा आकार का कंपोनेंट उसे मिलेगा और इस कंपोनेंट के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब देखिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है अपघटीय एंजाइम। अपघटीय एंजाइम ये क्या है? सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि एंजाइम क्या होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एंजाइम का कार्य होता है भोजन के पार्टिकल्स को तोड़ने मोड़ने का काम करना। इसको तोड़ने का काम करता है, उस भोजन के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। pH 4 से 5 होता है और pH स्केल पर 4 से 5 को अगर देखा जाए तो यह किस प्रकार के गुणों को दिखाएगा? तो यह एसिडिक नेचर को दिखाएगा, एसिडिक नेचर को दिखाता है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि 4 से 5 इसका pH वैल्यू है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर वर्क क्या करता है? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इनबैलेंस होने की स्थिति में कभी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बन जाता है। या अगर देखा जाए तो हमारे सेल का जो बाहरी पार्ट है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन का कार्य है कि किसी भी हार्मफुल प्रोडक्ट को सेल के अंदर आने से रोकना। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन से कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बचकर सेल के अंदर प्रवेश कर गया तो सेल को जाकर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब वो इस एंजाइम के पास पहुंचेगा तो इतना ज़्यादा ये एसिडिक नेचर का है कि वहाँ पर वो बच नहीं पाएगा, उसको नष्ट कर देगा। तो कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की स्थिति में ये
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस बैग के अंदर ज़्यादा बन जाता है और ज़्यादा बनने की स्थिति में ये बैग फट जाता है और जैसे ही ये बैग फटता है इसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकलता है और बाहर निकलकर कोशिका के अंदर जितनी भी प्रकार के कंपोनेंट हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो या फिर लाइसोसोम हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जितने कोशिकीय अंग हैं वो सारे के सारे कोशिकीय अंगों को इस एसिडिक नेचर में वो गला देता है, वह स्वयं को भी मार लेता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देखिए अगला जो सेल का कंपोनेंट है, वह अगला सेल का कंपोनेंट है गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी बॉडी के बारे में देखा जाए, गोल्जी बॉडी, इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो इसके खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है कैमेलियो गोल्गी। कैमेलियो गोल्गी, इसकी खोज कैमेलियो गोल्गी के द्वारा की गई। इस गोल्जी बॉडी को हम कहते हैं पैकर्स, इसका एक और नाम, इसका नाम हो गया पैकर्स। इसका एक और नाम है बंडल, यह बंडल बनाने का काम करता है और इसको हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, अर्थात यातायात पुलिस। अब इसको यातायात पुलिस या बंडल बनाने वाला या पैकर्स क्यों कहा जाता है, तो देखिए ध्यान देंगे। इसके पहले मैं जब न्यूक्लियस पढ़ाया था तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने आरएनए की चर्चा किया था और आरएनए के बारे में जो बातें मैंने बताई थी उसमें बात मैं यही बताया था कि आरएनए 3 टाइप का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक टाइप का जो आरएनए होता है वो होता है टीआरएनए। टीआरएनए, तो इस तीनों टाइप के आरएनए की अगर बात की जाए तो एमआरएनए का कार्य होता है मैसेज लेकर आना, सेल के किस कंपोनेंट के पास कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, कितना एनर्जी उसको चाहिए, इस मैसेज को लेकर आने का करता है काम कौन, एमआरएनए। अब जितना उसने मैसेज लाया उतना प्रोटीन आरआरएनए के द्वारा निर्माण कर दिया गया। जितना मैसेज आया है एमआरएनए के द्वारा उतना प्रोटीन आरआरएनए के द्वारा निर्मित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो आरआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, ये सेल के अंदर प्रोटीन बिखरा हुआ रहता है, ये बिखरा हुआ रहता है और इस बिखरे हुए प्रोटीन को टीआरएनए को लेकर पहुंचाना पड़ता है कोशिकीय अंगों के पास ताकि रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए ऊर्जा की प्राप्ति सेल को हो सके। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आरआरएनए के द्वारा जो भी प्रोटीन बनाया गया वह बिखरा हुआ अवस्था में है सेल के अंदर, और गोल्जी बॉडी क्या करता है, उस बिखरे हुए प्रोटीन को पैकिंग करने का काम करता है। वो पैकिंग बनाता है, उसको इकट्ठा कर देगा, एक जगह बंडल बना देगा। तो पैकिंग करने के चलते इसको पैकर्स भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का काम है जो प्रोटीन सेल के अंदर बिखरा हुआ है, जो प्रोटीन आरआरएनए के द्वारा बनाया गया है उसको पैकिंग करना या फिर उसको बंडल बनाने का काम करना। अब बंडल बना दिया तो बंडल बनाने से देखिए क्या हुआ, अब उस जो पैकिंग किया गया, जो बंडल बनाया गया, उस पैकिंग किए हुए प्रोटीन के बंडल को टीआरएनए ले जाकर कोशिकीय अंगों के पास पहुंचा देगा। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत हो, न्यूक्लियस को ज़रूरत हो, गोल्जी बॉडी को ही खुद ज़रूरत हो, लाइसोसोम को ज़रूरत हो, जिसके पास भी ज़रूरत है उसके पास टीआरएनए उसको ले जाकर प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए इसीलिए इसको ट्रांसफ़र आरएनए भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये पहुँचाने का कार्य किया, लेकिन पैकिंग करने का काम उस प्रोटीन को कौन किया, गोल्जी बॉडी किया। तो इसलिए इसको पैकर्स भी कहते हैं, इसलिए इसको बंडल भी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर सेल के अंदर इस प्रकार से प्रोटीन सारे बिखरे हुए हैं और उस बिखरे हुए प्रोटीन को एक जगह इकट्ठा करके मानिए यहाँ पर ये पैकिंग कर दिया, पैकिंग किया, तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर का जितना प्रोटीन बिखरा हुआ था वो सारा प्रोटीन एक जगह क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो पूरा सेल के अंदर जो भी बिखराव था प्रोटीन का वो सब रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया, क्लियर रास्ता हो गया। अब जब क्लियर रास्ता हो गया तो यहाँ मान लेते हैं कि लाइसोसोम है, यहाँ लाइसोसोम है, इसके पास प्रोटीन को लेकर जाना है और ये ले जाकर जाने का काम करेगा कौन, टीआरएनए। अब इस टीआरएनए जब इस पैकिंग किए हुए प्रोटीन को लेकर जाएगा तो मार्ग में इसको कोई अवरोध नहीं है,
किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ले जाकर पहुंचाएगा। लेकिन जब तक पैकिंग में नहीं था तब तक तो ये बिखरा हुआ था और बिखरे हुए प्रोटीन को सभी जगह से लेकर पहुंचाना पड़ता है इनके पास। तो यह पूरी तरह से एरिया को साफ कराने का काम कर दिया कौन? गोल्जी बॉडी। और जैसे कि आप देखते होंगे कि यातायात जो पुलिस होती है वह भी जाम की स्थिति जो बनती है उस ट्रैफिक को वह हमेशा रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है, किसी प्रकार का जाम न लगे इसलिए बराबर रास्ते को साफ करते रहता है कि किस प्रकार से गाड़ियों को संचालित करना है। ठीक वही रास्ते का साफ करने का काम किया गोल्जी बॉडी, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। अब किसी किसी लोकल बुक में यदि आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन देता है कि मदर ऑफ सेल किसको कहते हैं? मदर ऑफ सेल किसको कहेंगे? तो एकदम इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर पैकिंग करने का काम करता है गोल्जी बॉडी, बंडल बनाने का काम करता है, तो जरा इस बात को सोचिए कि हमारे घर में भी जब हम कहीं बाहर की स्थिति में जाने वाले होते हैं तो घर पर हमारे लिए भी पैकिंग करने का काम वहाँ पे कौन करती है? माँ करती है। बैग वगैरह को उसको पैकिंग करने का काम माँ ही करती है। और यहाँ पर भी पैकिंग करने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रहा है। इसीलिए इसको किसी लोकल बुक में देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कि मदर ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो मदर ऑफ द सेल भी कहा जाता है किसको? गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को अर्थात तारक काय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तारक काय। तो इतनी बातों को आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद सेल के जो भी कंपोनेंट बचे हुए हैं उस सेल के कंपोनेंट को हम बाकी अगले क्लास में पढ़ लेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, मैं आपसे ये विनती करूंगा। और अधिक से अधिक छात्रों के बीच मेरे वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। तो फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।